इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोता और दर्शक सबको सादर सप्रेम नमस्कार। महान क्रांतिकारी जशपाल हिमाचल से, उस समय का कांगड़ा जिला और आज का हमीरपुर जिला हिमाचल का ब्यास दरिया के किनारे बसा हुआ नदौन शहर, एक सुंदर नगरी। वहाँ का रहने वाला जशपाल साहित्य में रुचि रखने वाला, बाहर की सभी लोगों के बीच में एक साहित्यकार की, परंतु साहित्यकार होते हुए भी जम्मू में बम की फैक्ट्री और हरियाणा, आज का हरियाणा रोहतक में बम की फैक्ट्री, और चंद्रशेखर का वही प्लान कि जगह जगह इतने बॉम्ब हर शहर कस्बे में बना दिए जाएं कि जहाँ जहाँ अंग्रेज ऑफिसर हों, इवन आर्मी में, एक समय 1 घंटा तय करके, एक दिन 1 घंटा सारे देश के अंदर मुट्ठीवार अंग्रेज जो इतने बड़े करोड़ों के समाज पर राज कर रहे हैं, ये सब फिनिश हो जाएंगे। अब ये योजना लेकर के ये सब लोग चले हुए, और मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार तैयारी हो गई जब लॉर्ड इरविन को, वायसराय को, उसका दिल्ली केंद्र बनाया गया, तो कोल्हापुर से चल करके उसको दिल्ली आना था। 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन ट्रेन में दिल्ली की ओर आ रहे हैं। सुबह 6 बजे, प्रातः 6 बजे इस ट्रेन को दिल्ली पहुंचना था। जशपाल जी मेजर की यूनिफॉर्म पहन के, वर्दी पहन के, मेजर यूनिफॉर्म मिलिट्री ड्रेस में मोटरसाइकिल पर, और भगवती चरण भागमल के नाम से अर्दली बनकर उनके पीछे बैठे हैं। 4:30 बजे वहां पहुंच रहे हैं। पहले से ही ट्रेन का स्वागत तो करना है ना, लॉर्ड इरविन का स्वागत करना है। वहाँ पहुँच के यूनिफॉर्म में देख करके, कोई उस समय को बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी भी नहीं, पर किसी का ध्यान भी नहीं गया, और सोचा कि लॉर्ड पहुँच रहे हैं तो आर्मी वाले पहले से उनको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आए होंगे। अब अपना मोर्चा संभाल लिया। वो जो कल बम फिट करके गए थे, 2 तार बम के साथ और 2 तार दूसरे सिरे वाले तार जो हैं वो बैटरी के साथ जो आकर के जोड़े गए, बिछा दिए थे पटरी के नीचे। रात को जोड़ करके पोजीशन लेकर के जशपाल अपने उसमें हो गया, और जशपाल और भगवती चरण में वो बहस खत्म हो गई थी कि कौन विस्फोट करेगा। तय हो गया था विस्फोट जशपाल करेगा, और उसको बाद में ले जाने का, उठाने का, भगाने का, दूर पहुंचाने का काम भगवती चरण बोहरा करेंगे। समय आ गया, लेकिन धुंध के कारण, घने कोहरे के कारण ट्रेन ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो समय का थोड़ा सा प्लानिंग क्या थी कि इंजन और उसके पीछे वाला डिब्बा, रेलवे का इंजन, पीछे वाला डिब्बा जिसमें लॉर्ड इरविन है, वो जब इंजन उस पर पटरी पर आएगा, वो जो तार जोड़े गए हैं और बॉम्ब नीचे रखा हुआ है, तब वो वहां से विस्फोट करेंगे। लेकिन वो एक क्षण का 100वां हिस्सा समझिए ठीक से दिखाई ना देने के कारण इंजन भी निकल गया। जब विस्फोट हुआ तो पहला डिब्बा भी निकल गया, बाकी सारे पीछे के डब्बे विस्फोट का शिकार हो गए। वो तो गड़बड़ हो गए सारे, लेकिन उद्देश्य क्या था? लॉर्ड इरविन को मारना। तो अपनी उस योजना में वो उस प्रकार से सफल नहीं हुए, लेकिन घर पकड़ शुरू हो गई। अंग्रेज लोगों के कान खड़े हो गए कि अरे बाबा, ये तो भारत का नौजवान हमारे पीछे ही पड़ गया है, ये तो सीधा सीधा हमें ऊपर पहुंचाने की बात करता है।
तो वो चिंता में थे, घर पकड़ हो रही थी, बहुत तेज़ी से हो रही थी, लोगों को पकड़ा जा रहा था। यशपाल जी और भगवती चरण बोहरा तो नहीं पकड़े गए, लेकिन आगे चलकर कुछ 2-3 ऐसी दुर्घटनाएं हो गई। 27 फरवरी 1931 को 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा और कनपट्टी पर आखिरी गोली अपने रिवॉल्वर की दाग देने से, मार देने से वो वहीं पर ढेर हो गए थे। संकल्प था कि मैं फिरंगियों के हाथ में नहीं आऊँगा, वो नहीं आए, भगवान की गोद में चले गए, भारत माँ की गोद में हमेशा की नींद सो गए। अब ये 23 फरवरी को 1931 को घटना होती है। 27 फरवरी 1931 को ये होता है, और मार्च 23 मार्च 1931 को ही लगभग एक महीने के बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा हो जाती है। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद में चंद्रशेखर, 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो जाती है। वो भी बहुत, कहना चाहिए, एथिकली, मॉरली किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं थी, समय से पहले दी गई, और उनकी लाशों को सतलुज में बहाने की कोशिश की गई। और बहुत सुंदर किसी ने बोला, मेरा वीर भगत सिंह जी मैं सुनिया, जेल दे अंदर मार दिता, ओ नारे लांदा जांदा सी, ओ कीत वतन दे गांदा सी, उन पकड़ जालिमां ने मैं सुनिया, फांसी उत्ते चाड़ दिता, मेरा वीर भगत सिंह जी मैं सुनिया, जेल दे अंदर मार दिता। भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव राजगुरु के साथ भी वही व्यवहार किया गया था। वो तो पता चल जाने के बाद, लोगों के इकट्ठे हो जाने के बाद लाशों को फिर से निकाल करके उनका विधिवत संस्कार, वो एक अलग कहानी है। वो मैं सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के एपिसोड्स के अंदर ठीक से विस्तार से उसका वर्णन कर चुका हूँ। लेकिन एक और बात जो चल रही थी, भगवती चरण ने एक प्लान किया। जब ये भगत सिंह और साथी लाहौर जेल में थे, तो भगवती चरण के मन में आया था कि बम विस्फोट करके, गेट को तोड़ करके, वो टाइमिंग कुछ इस प्रकार की देख रहे थे कि जब वो अपनी बैरक से बाहर निकलते हैं और गेट टूट जाएगा, तो ये लोग भगत सिंह और साथियों को बाहर निकालने का भगवती चरण बोहरा का बहुत बड़ा एक संकल्प, बम तैयार किया। लाहौर रावी के किनारे परीक्षण के लिए गए। पहले भी बम बिना चुके थे, बम विस्फोट भी कर चुके थे, लेकिन एक और दुर्घटना को होना था। परीक्षण के अंदर वो बम उनके हाथ में ही फट गया, विस्फोट हो गया, हाथ तो गया, पूरे का पूरा शरीर भी उसमें झुलस गया। भगवती चरण बोहरा चंद्रशेखर के साथ भी, भगत सिंह के साथ भी बहुत सारी घटनाओं में लीड करता हुआ, और एक कदम आगे उसकी धर्मपत्नी दुर्गा देवी, दुर्गा भाभी के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध थी, कितने ही क्रांतिकारियों को भेष बदल करके अपने साथ ले जाना, छोड़ना, उनको सामान पहुंचाना, शस्त्र पहुंचाना, शस्त्र और कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। वो इतनी बड़ी क्रांतिकारी होते हुए भी किसी को पता नहीं था। भगवती चरण बोहरा अपनी यात्रा तो समाप्त कर गए। वो
अपने साथियों को छुड़ाने का स्वप्न तो नहीं पूरा कर सके। भगवती चरण बोरा का भी अंत हो गया, वो भी लंबी यात्रा पे निकल पड़े। देश का काम करते हुए स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कई साथी, जो लंबी श्रृंखला है शहीद होने वालों की, उसमें ये भी जुड़ गए। अब इतना ही नहीं, एक और दुर्घटना। भगवती चरण बोहरा ने 2 बम बना के एक घर में रखे हुए थे, वो भी फट गए, उनका भी विस्फोट हो गया। तो अंग्रेज सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई। जब ये सब हो गया तो अब निराशा हताशा का तो कोई काम नहीं था। यशपाल, जिनकी हम बात कर रहे हैं, यशपाल कमांडर इन चीफ बन गए उस दल के, उस संस्था के। वो साहित्यकार होते हुए भी जो काम कर रहे थे, और अब उनको लगता था कि मुझे पूरी तरह से यही काम करना पड़ेगा। कमांडर इन चीफ बनने के बाद उनको कानपुर में सुरेंद्र पांडे नाम के एक साथी ने बुलाया और अपने कमांडर इन चीफ को मिलाने के लिए सुरेंद्र पांडे के 3 साथी और सरसैया घाट के ऊपर इकट्ठे विचार कर रहे हैं। अभी दुर्घटनाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में और सीआईडी के लोग भी, ऐसे 4-5 लोग वहां पर उनको घेर लेते हैं। 2 लोगों को वो जबरदस्ती थाने ले जाने की कोशिश करते हैं, उसमें यशपाल को वो नहीं जानते। लेकिन यशपाल को लगा कि 2 साथी भी थाने में क्यों जाए, उसने अपना खेल शुरू कर दिया। वो जो 4-5 आए थे, चारों पांचों को महारानी जख्मी कर दिया। जख्मी करके उनको देखा कि गिरे हुए हैं, वहां से सारे के सारे साथी भाग गए। सब साथी वहां से निकल गए। कमांडर इन चीफ यशपाल के साथ आगे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, हिमाचल हमीरपुर नदौन नगरी का ये व्यक्ति, ये क्रांतिकारी, ये भारत माँ का सपूत, बहुत सालों तक साहित्यकार के नाते उनकी छवि को लेकर के जीने वाला, और साहित्यकार की छवि के साथ साथ अंदर से पूरी क्रांति की ज्वाला लेकर के चलने वाला ये महान सपूत देशभक्त। आगे की यात्रा भी इसकी और कठिन है। कई तरह की चुनौतियां इसके सामने आ रही हैं। उन सब चुनौतियों पर हम कल विचार करेंगे, पर मैं फिर याद कराने लगा हूं आपको कि इन सब ऐसे लोग जो एक से एक बढ़ कर थे, अपनी जवानी लुटा दी, देश के लिए सर्वस्व लुटा दिया, निशावर कर दिया। मैंने बीच में 1857 के बाद ऐसे लोगों को भी लिया है। 80 साल के युवा आखिर तक लड़ते रहे, जूझते रहे, देश विदेश में जाकर के भारतीयों को जागरूक करते हुए, शस्त्र संग्रह करते हुए, पूरी तरह से अपने आप को झोंकते हुए, पूरी तरह से अपने आप को लगाते हुए, इतना सब कार्य करने वाले लोग जिनके कारण देश की आज़ादी मिली। हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी। जब पढ़ोगे तब सामने आएगा, आपके पता चलेगा कि कांग्रेस ने तब भी जो किया था वो देश हित में नहीं था, आज जो कर रहे हैं वो भी देश हित, उनको पता ही नहीं क्या है, उनको पता ही नहीं देश हित होता क्या है। नेहरू के तो कम से कम 100 पाप मैं गिना सकता हूँ, बीच बीच में लेता रहता हूँ, उस पर तो एक अलग से पुस्तक बनाऊंगा। नेहरू के 100 पाप, 101, वो एक अलग विषय है। परंतु इन महान क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का काम, संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा इनको श्रद्धांजलि देने का काम, इनको स्मरण करने का काम,
इनकी जो बहादुरी थी और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए इन महान त्यागी तपस्वियों का अनूठा और कमाल का काम जो था, खेल गए अपने जीवन से देश की आज़ादी के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए। और जिनको स्पॉन्सर्ड लोगों को, अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लोग जिन काले अंग्रेजों को देश ये सौंपा गया, इन 70 सालों में भी उन्होंने नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी। तो आइए हम उस समय के भी देशभक्तों को और गद्दारों को समझ रहे हैं, आज के भी देशभक्त और गद्दारों को समझना जरूरी है। इतिहास से सीखेंगे, आज उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे, आज इन गद्दारों की पहचान करके इनको घेरेंगे। आज फिर से पुनः देश फिर एक गुलामी के लिए वो नॉक ना करे, वो अपॉर्चुनिटी, वो अवसर, वो षड्यंत्र अगर वो नॉक करते हैं तो हमारे कानों को सुनाई दे, हम खड़े हो जाएं। अपने घर को, देश को बचाना होगा। हम बचेंगी तो भारत माँ बचेगी, भारत माँ बचेगी तो हम बचेंगे। इस उद्देश्य को लेकर के मैं उन महान क्रांतिकारियों को, जिनको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, मेरी कोशिश है कि ऐसे सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, अभी मैं वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस के इन 90 सालों को ले रहा हूँ, और इन 90 सालों में भी 150 क्रांतिकारी वो आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। 100 के आसपास तो हो भी गए, इससे ज़्यादा हो गए हैं, जिनको कोई नहीं जानता। अरे यही जजपाल का देख लीजिए, अरे इसके पहले वो महावीर सिंह का देख लीजिए, कमाल का, विलक्षण चंद्रशेखर, किस किस को गिनाऊं, सब आपके सामने है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, इनको श्रद्धांजलि देने का, इनको स्मरण करने का, इनको आपके सम्मुख लाने का, जो अभी तक किसी ने ये काम नहीं किया, ईश्वर की कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं ये करूँगा। रह जाएगा तो और मेरे आने वाले दूसरे साथी इसको आगे बढ़ाएंगे। परंतु किसी भी कौम को अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, अपने महान क्रांतिकारियों को, शहीदों को, बलिदानियों को नहीं भूलना चाहिए। वो स्मरण कराने के लिए मैं समय समय पर लगभग डेली आपके सामने आ रहा हूँ।